1919 के अधिनियम की मुख्य व्यवस्थाएं। तो 1919 और 1935 के सुधार दो अधिनियम थे। भारत के ऐतिहासिक काल में शासन की निरंकुशता की परंपरा रही है। ग्रामों में पंचायत राज्य के प्रमाण अवश्य प्राप्त होते हैं, जहाँ ग्रामीण को स्वायत्ता प्रदत्त है, परंतु प्रांतों केंद्र में सत्ता सदैव चंद हाथों में केंद्रित रही है। विशेषतः विधि निर्माण के लिए किसी पृथक तंत्र की परंपरा 19वीं सदी के अंत तक नहीं थी। ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश सरकार का प्रशासन भी इन्हीं परंपराओं के आधार पर प्रारंभ हुआ। निस्संदेह अंग्रेजी प्रशासन में दीर्घकालीन निरंकुशता के चिन्ह उपलब्ध हैं। साथ ही अंग्रेज भारत में यहाँ की प्रजातांत्रिक संसदीय परंपराएं भी लाए हैं। तो इन दोनों परंपराओं का प्रभाव हमें 20वीं सदी में लक्षित होता है, चाहे उसका विकास मंथर गति से हुआ हो। इसलिए 20वीं सदी भारत के लिए युगांतकारी शताब्दी सिद्ध हुई। 20वीं सदी के प्रारंभ में से ही ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बनती गई जिससे ब्रिटिश सरकार को यह आभास हो गया कि भारतवासियों को तुष्ट करने के हेतु उन्हें कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार करने पड़ेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार उन संवैधानिक सुधारों के क्षेत्र में तत्परता से आगे न बढ़कर विलंब की नीति अपना रही थी। इसलिए 27 मार्च 1907 को वायसराय की व्यवस्थापिका परिषद में गोखले ने अपने भाषण में ब्रिटिश सरकार पर दोषारोपण किया कि उसके तात्कालिक परिस्थितियों के यथार्थ का सही मूल्यांकन नहीं किया जा रहा। इसके प्रत्युत्तर लॉर्ड मिंटो ने कहा कि मैं गोखले के इस विचार से सहमत हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से भारत से संक्रमण काल से गुजर रहा है। जनता में नवीन और उचित आकांक्षाओं का उदय हो रहा है, जिसको शासकीय वर्ग द्वारा न केवल स्वीकार करना चाहिए वरन उसकी प्रगति में हम लोगों को अनिश्चितता नहीं दिखानी चाहिए। लॉर्ड मिंटो उदार दल के व्यक्ति थे। उस समय इंग्लैंड में उदार दल की सरकार बन गई थी। उदार दल भारत के प्रति अनुदार दल की अपेक्षा सदैव सहानुभूति पूर्ण रहा। इसलिए 1919 में मार्ले मिंटो सुधार का अधिनियम पारित हुआ। उदार दल सरकार के विचार में इस प्रकार के परिवर्तन में कांग्रेस के उदारवादियों की बड़ी आशाएं बंधी। दिसंबर 1908 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में रास बिहारी घोष ने आशा व्यक्त की बादल छट रहे हैं, ब्रिटिश राजनीतिज्ञ तुरंत कदम उठाएंगे। परंतु रास बिहारी घोष का स्वर्णिम संपन्न 1919 के सुधार कानून पूरा नहीं हो सका। इसके विपरीत भारतवासियों में आक्रोश और उत्पन्न हो गया। वास्तव में देखा गया जाए तो 1919 का सुधार कानून दो परस्पर विरोधी राजनीतिक परिस्थितियों के संघर्ष का परिणाम था। एक ओर तो बंगभंग के फलस्वरूप संचालित क्रांतिकारी आंदोलनों की लोकप्रियता बढ़ गई थी, तो दूसरी ओर उदारवादी संवैधानिक सुधारों के द्वारा राजनीति पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते थे। उदारवादी सभी वर्गों संप्रदायों का सहयोग प्राप्त कर संवैधानिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथक चुनाव प्रणाली का सूत्रपात हुआ, जिससे देश की एकता पर घातक प्रभाव पड़ा। दूसरे 1919 के कानून के अंतर्गत मत देने का अधिकार अति सीमित व्यक्तियों को ही मिला था। इस कारण उदारवादी भी संतुष्ट नहीं थे। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटिश सरकार को 1919 का अधिनियम पारित करने को बाध्य कर दिया था। यह अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में नवीन युग का आरंभकर्ता माना गया। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार के विकास का अवसान उत्तरदायी सरकार के विकास में प्रादुर्भाव का मिलन बिंदु सिद्ध हुआ। यहाँ से संवैधानिक विकास के युग का अंत हुआ, दूसरे युग का आरंभ होता है, जिसे हम उत्तरदायी सरकार का विकास का युग कह सकते हैं। जिस उत्तरदायी सरकार का प्रारंभ 1919 उसका चूड़ांत विकास उस समय हुआ जब 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। 1919 का भारतीय शासन अधिनियम। तो यह अधिनियम हमारे संवैधानिक विकास में एक नवीन दौर का प्रारंभ का सूचक था, जिसकी विशेषता उत्तरदायी शासन की प्रगति थी। इस अधिनियम की प्रस्तावना में 20 अगस्त 1970 की घोषणा में भारतीय मंत्री मॉन्टेग्यू ने निम्न मूल सिद्धांतों का उल्लेख किया। प्रशासन में भारतीयों को अधिकाधिक स्थान दिए जाएं, भारत ब्रिटिश सरकार साम्राज्य का अंग बना रहेगा, स्वशासन संस्थाओं का विकास किया जाएगा। अब वे ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की रहेगी। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री लॉर्ड एस्क्विथ ने संसद में कहा कि भविष्य में भारत की समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखना होगा। उसके उत्तराधिकारी लॉर्ड जॉर्ज ने घोषणा की कि स्वराज निर्णय के जिस सिद्धांत पर हम लड़ रहे हैं उसे भारत आदि देशों में लागू किया जाएगा। उत्तरदायी शासन स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना धीरे और क्रमिक गति से की जाएगी। भारत सचिव का नियंत्रण भारत सरकार प्रांतीय सरकारों पर कम किया जाएगा। भारत के लोगों के कल्याण और प्रगति का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद पर ही रहेगा। इसका प्रगति का मूल्यांकन भी ब्रिटिश संसद ही करेगी। परिस्थितियाँ जिसमें 1919 का अधिनियम पारित हुआ। तो कोई भी अधिनियम बिना कारणों के पारित नहीं होता। उसकी भूमिका में राष्ट्रीय चेतना तथा तत्कालीन राजनीतिक घटनाएं होती हैं। उनसे विवश होकर ही सरकार कोई अधिनियम पारित करती है। इस पर ब्रिटिश सरकार तो भारत को सदा के लिए अपने साम्राज्य का अंग बनाए रखना चाहती थी। अतः वह इस प्रकार का अधिनियम व्यवस्था से ही पारित कर सकती थी।
तो निम्न परिस्थितियों में पारित किया गया 1919 का पार्लियामेंटू सुधार कानून, जो कि त्रुटिपूर्ण था। 1916 में लखनऊ संयुक्त के अंतर्गत हिंदू मुसलमान में एकता स्थापित हो जाने के आसार बन गए थे। सरकार का दमनचक निरर्थक सिद्ध हो रहा था। लॉर्ड क्रो की नीतियों ने भारतीयों में असंतोष फैल गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन की स्वीकृति से ब्रिटिश सरकार मुसलमानों में प्रगाढ़ता स्थापित हो गई थी, परंतु 1919 के अधिनियम के पारित हो जाने तुरंत ही मुसलमानों को ज्ञात हो गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार देकर ब्रिटिश सरकार उन्हें केवल तुष्ट करने का प्रयास कर रही थी। श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्वशासन आंदोलन चल रहा था। इससे भारत में अपूर्व राष्ट्रीय जागरण हो रहा था। बम्बई के लीग अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं के सम्मिलित होने से ब्रिटिश सरकार के लिए बेचैनी उत्पन्न हुई थी। प्रवासी भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार होना, प्रथम विश्व युद्ध के अंतराल में उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, दक्षिण अफ्रीका में भारतवासियों के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा रवैया पूर्ववत चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया में बसे सिखों के साथ भी वहाँ की सरकार अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी। प्रथम विश्व युद्ध, इस असंतोष के वातावरण में 1914 में प्रथम विश्व छिड़ गया। इस युद्ध में एशियाई देशों के जागरण को आगे बढ़ाया। इस समय की राजनीतिक अवस्था का चित्रण करते हुए शूमैन ने लिखा कि इन पिछड़े राष्ट्रों के नए बुद्धिजीवियों ने विज्ञान, युद्ध कला, राजनीतिक निपुणता को जो कि एक आंशिक भाग का प्राप्त किया, क्योंकि तो नेतागण उत्पन्न हो गए और मांग करने लगे कि उन्हें अपना भविष्य निश्चित करने का अधिकार मिलना चाहिए। युद्ध के अंतराल में उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, साम्राज्यवाद के बढ़ते मनोभाव ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पीछे चलने वाले मुसलमानों को भी प्रभावित किया। मिस्र पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी के अधिकार, मोरक्को के संदर्भ में ब्रिटेन फ्रांस का समझौता, फारस के संबंध में ब्रिटेन का रूस से समझौता, 1914 में ट्रिपोली पर इटली का अधिकार, 1915 में टर्की के यूरोपीय प्रांत छीन लेना आदि घटनाओं ने मुसलमानों को दिमाग में बिठा दी कि अंग्रेज उनके मित्र नहीं है। उधर रूस की 1917 क्रांति ने राष्ट्रवादी भारतीयों के दिलों में राष्ट्रीय भावना को प्रबल बना दिया। तो 1919 के अधिनियम की मुख्य व्यवस्थाएं क्या थी? गृह सरकार, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार। तो गृह सरकार, ब्रिटिश शासनकाल में भारत गृह सरकार तात्पर्य भारत सचिव तथा इंडियन काउंसिल से था। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव का नियंत्रण भारत सरकार पर स्थापित हो गया था और 1919 तक यथावत रहेगा। 1919 का अधिनियम पारित कर ब्रिटिश सरकार ने भारत सचिव का नियंत्रण कुछ कम करना चाहा। भारत सचिव का 1919 से पूर्व भारत सरकार के विधायी, प्रशासकीय, आर्थिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण होता था। ब्रिटिश सरकार के उसकी मंत्रणा से भारत के उच्च पदों पर नियुक्तियां करता था, परंतु 1919 के अधिनियम के अंतर्गत गृह सरकार में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। प्रांतों के हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण। हालांकि ब्रिटिश सरकार भारत सचिव का नियंत्रण पूर्व पर रखना चाहती थी, परंतु मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ने यह उल्लेखित कर दिया कि प्रांतों के हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव का निरंकुश नियंत्रण पूर्ववत बना रहेगा तो देश शासन का उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा। अतः हस्तांतरित विषयों पर उसका नियंत्रण हटा लिया गया, आरक्षित विषयों पर उसका नियंत्रण पूर्ववत बनाए रखा। अब तक का उसका वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था, पर 1919 के उपरांत उसका वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाने लगा। सचिव की परिषद सदस्य संख्या कम कर दी गई। 1907 के कानून के अंतर्गत सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 थी, अधिक से अधिक 15 थी, परंतु इस अधिनियम से न्यूनतम संख्या 8 और अधिक से अधिक 12 कर दी। सदस्यों के वेतन में वृद्धि की गई। भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 2 से 3 कर दी गई। सदस्यों से कार्यकाल भी 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। उनकी नियुक्ति के लिए भारत में उनका सेवा काल कम से कम 10 वर्ष का आवश्यक कर दिया। इंग्लैंड में हाई कमीशन की नियुक्ति। तो 1919 तक भारत संबंधी सारे विषय भारत सचिव ही संपन्न करता था, परंतु अब उसके अधिकार लेकर हाई कमिश्नर को दिए जाते थे। इसकी नियुक्ति भारत सचिव की सहमति से भारत का गवर्नर जनरल करता था। इसका वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था। इसके कार्य थे भारतीय व्यापार की देखभाल करना, भारतीय शासन से संबंधित सामग्री व युद्ध में अस्त्र शस्त्र खरीदना, इंग्लैंड में अध्ययन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों की सुविधा आवश्यकताओं को ध्यान हाई कमिश्नर को दिलाना। इस नवीन पद के सृजन से पूरे ये कार्य भारत सचिव द्वारा संपन्न किए जाते थे, परंतु इस पद की व्यवस्था भारतीयों को कोई संतोष नहीं हुआ। कुछ विशिष्ट विधेयकों में से भारत सचिव की पूर्ववर्त स्वीकृत आवश्यकता रखी। 1919 के अधिनियम से पूर्व केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्था में कोई भी विधेयक बिना भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति के प्रस्तुत नहीं किया जाता था, परंतु अब केवल थोड़े से विशिष्ट प्रकार के विधेयकों को केंद्रीय व्यवस्था में प्रस्तुत करने के लिए भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक रह गई थी। भारतीय विधानसभाओं में पेश किए जाने वाले केवल ऐसे विधेयकों में भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती थी, जिससे गवर्नर जनरल अपनी पूर्व स्वीकृति देने से इनकार कर देता था। स्पष्ट है कि गृह सरकार 5 भागों में विभक्त थी: सम्राट, ब्रिटिश मंत्रिमंडल, संसद, भारत मंत्री, उसकी काउंसिल। परंतु यह गृह सरकार भारत के वास्तविक प्रशासन से दूर थी। इस कारण इसका नियंत्रण भारत सरकार पर
गवर्नर जनरल की अपेक्षा कम था। भारत मंत्री को एक प्रकार से गवर्नर जनरल के कार्यों का निरीक्षण करना था, परंतु इस गृह सरकार के 5 अंगों में भारत मंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। भारत सरकार विधायी, प्रशासकीय और आर्थिक मामलों पर भारत मंत्री का पूर्ण नियंत्रण था। गृह सरकार संबंधी उपरोक्त परिवर्तन शुभ अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भारत सचिव के अधिकार में कोई विशेष कमी नहीं की गई, परंतु वह पहले की भांति अपने क्षेत्र में निरंकुश बना रहा। हाई कमिश्नर की नियुक्ति से भारतीयों के असंतोष में कोई कमी नहीं आई। 1870 में भारत सचिव ने कहा था कि भारतीय मामलों में अंतिम निर्णय और निर्देशन गृह सरकार के हाथ में रहेगा। भारत सचिव का निर्देश था कि 1919 के अधिनियम के उपरांत भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। अतः गृह सरकार में किए गए परिवर्तन केवल सैद्धांतिक। भारत सचिव तथा उसकी परिषद के सदस्य भारत के प्रति अनुदार बने रहे। जहाँ तक गृह सरकार भारत सरकार का संभव प्रश्न था, गृह सरकार ही अधिक शक्तिशाली थी। भारत मंत्री ने लॉर्ड मयो को पत्र लिखकर इस संदर्भ में स्पष्ट किया था कि भारतीय मामलों में अंतिम नियंत्रण निर्देशन गृह सरकार के हाथ में ही है, भारतीय अधिकारियों के हाथ में नहीं। गवर्नर जनरल उसकी सरकार के सभी सदस्यों को गृह सरकार का आदेश मानना होता था। 1870 में स्वेज नहर के खुल जाने के उपरांत भारत मंत्री का भारतीय मामलों में हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था। इसलिए कहा जाता है कि भारत का शासन व्हाइट हॉल से न होता था, न कि दिल्ली से। फिर भी भारत में इससे उत्तरदायी सरकार की स्थापना शुरू हुई। तो ये 1919 का अधिनियम का गृह सरकार का जो नीतियाँ थी वो थी, इसमें क्या क्या व्यवस्था